ये मैंने रीजनिंग के ये अल्फ़ाबेट हैं, इनके नंबर वगैरह यहाँ पे लिख के किया है, टाइप करके चिपकाया हुआ है। ये बहुत फ़ायदे रहता है आपको, यहाँ पे इसको सारा पता होना चाहिए। एक महीने में मेरा तो मुश्किल से 6,000 तक पहुँचता है, क्योंकि रूम 3,000 है तो इसमें 2 लोग रहते हैं तो 1,500, बाकी सब खाना पीना ये सब लेके 5-6 हज़ार तक पहुँच जाता है। ये मेज है, इस पर मैंने ये मैप चिपका रखा है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी पढ़ते पढ़ते आदमी ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें ढूंढनी रहती हैं तो यहाँ से आदमी देख लेता है। रह के कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। और अगर आपको घर पे माहौल नहीं बन पा रहा है तो हाँ, आप कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली आए। हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह और मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में गोपालपुर एक जगह है, वहाँ पे रहता हूँ, मुखर्जी नगर के पास। और मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए। और आइए मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको। ये जो है, ये मैंने रीजनिंग के ये अल्फ़ाबेट हैं, इनके नंबर वगैरह यहाँ पे लिख के किया है, टाइप करके चिपकाया हुआ है। ये बहुत फ़ायदे रहता है आपको, यहाँ पे इसको सारा पता होना चाहिए। और ये मैप है, कुछ यहाँ पे अभयारण्य वगैरह, नेशनल पार्क वगैरह हैं, किस राज्य में कौन सा है ये लिखा हुआ है। और ये जो है कि आप परसेंटेज का, ये फ्रिक्शन वाला जो होता है ना, परसेंटेज इक्वल टू फ्रिक्शन, वो है, इसको आपको याद होना चाहिए, ये है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए हमने लगा रखा है। और ये जो 50-50, 30-40 आपको दिख रहा है, ये है मैथ में 50 स्कोर टारगेट रहना चाहिए, और रीजनिंग में 50, और जीएस में आपको 30 मिनिमम रहना चाहिए, और 40 जो है इंग्लिश में, ये आपको टारगेट स्कोर होना चाहिए, टोटल 170। और आगे आपको दिखाते हैं, ये जो वाइट बोर्ड है, ये बहुत फ़ायदा होता है इसका। आप देखिए, अभी मैंने कुछ फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है। ये अगर कोई जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इस पे लिख सकते हैं, और आपको 2-3 बार दिन में देख लेंगे इसको ना, तो ये 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरा, 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो इसका तो यही फ़ायदा है। और कोई जो कई फॉर्म भरते हैं, उसका जो डेट होता है वो आपको भूल जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये वो भी लिख सकते हैं कि हाँ, आपको दिमाग में बैठा रहे कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम इतने तारीख को है, अगले महीने या अगले महीने। और ये जो है आपका ये मेज है, इस पे मैंने ये मैप चिपका रखा है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी पढ़ते पढ़ते आदमी ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें ढूंढनी रहती हैं तो यहाँ से आदमी देख लेता है। और आगे जो है, ये आप यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं तो इधर स्टिकी वगैरह जो है ये चिपका के आप रख सकते हैं, कि जैसे मैं ये जीएस पढ़ रहा था कल, तो ही मैं ये चिपकाया हुआ है, तो ये 2-3 दिन तक रहेगा, ये अपने आप याद हो जाएगा, फिर इसके जगह दूसरा कुछ स्टिकी आ जाएगा। तो ऐसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो है, ये मैप है, यहाँ भी लगा रखा है, अगर कुछ यहाँ पे नहीं दिखा तो यहाँ पे आदमी देख लेता है। तो ये मैप का बहुत फ़ायदा होता है ज्योग्राफी पढ़ने में। आप यूपीएससी का कर रहे हो या एसएससी का कर रहे हो, आपको आपके रूम में मैप ज़रूर होना चाहिए, और आपका उसका यूज भी करना बहुत आवश्यक है। और ये जो मेरा रैक है, ये इसमें कुछ बुक्स हैं, इधर जो है इंग्लिश की बुक्स हैं, ये जीएस के लिए है, क्राउन का, और उधर नोट्स वगैरह हैं कुछ मेरे, इधर लैपटॉप रखा है, तो ऐसे बुक्स हैं। और इधर देखिए, ये फार्मूला, ये मैथ के फार्मूले के लिए है। तो इसमें अगर कई बार क्या होता है कि आपको मैथ का फार्मूला, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर दिमाग पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं तो आपको दिमाग में बैठ जाता है, याद हो जाता है। और ये जो है भारत का संविधान, ये पॉलिटी के लिए है। इसमें क्या है कि पूरे अनुच्छेद, अनुसूची और पूरे जो जितने भाग हैं ये सब इसमें दिया हुआ है। तो आप कभी कभी क्या बोलते हैं कि दिमाग में कोई चीज़ आता है कि ये चीज़ किस अनुच्छेद में है, तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको लिखना है या उसके आगे उसके बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ मतलब कि जीएस का है जो आप पूरे रूम में आप चिपका के रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये यंत्र है, सितार कौन बजाता था या ऐसे, तो ये मैंने चिपका के रखा हुआ है। ये बहुत फ़ायदा देता है आपको एग्ज़ाम से पहले ये रिवाइज़ करने में और ऐसे। तो सबसे पहले भाई अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, और मैंने ग्रेजुएशन में जो है बीए किया हुआ है, और इस ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने इसका तैयारी, सीजीएल का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कब से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं इसकी प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट किया था।
तो आपने जैसे कि CGL में आए तो बहुत से लोग UPSC करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, तो आपको क्यों लगा कि मुझे SSC CGL ही करना है? सीजीएल में ये है कि थोड़ा इसमें यूपीएससी का सिलेबस जैसे बहुत ब्रॉड है, और जो एसएससी का जो सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस है। आप इसको पढ़ के आप ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लेंगे इससे बाहर का कुछ पूछेगा, और यूपीएससी में ऐसा है कि आप उसमें कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपको एक लिमिटेड सोर्स रहता है, तो आसानी रहती है थोड़ा, और ये पढ़ के आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैंने अभी SSC CHSL का एग्ज़ाम दिया था 2020 वाला, तो उसमें मेरा निकला भी है, और सेकेंड डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने दिया हुआ है अभी उसको। तो जैसे कि आपने बताया आपने CHSL का एग्ज़ाम दिया है, तो आप बता सकते हैं कि CGL और CHSL का में कितना अंतर होता है? क्योंकि दोनों एग्ज़ाम तो SSC कंडक्ट कराता है, तो कुछ डिफरेंट होते हैं कि आप CGL का पढ़ के CHSL निकाल सकते हैं? हाँ, CGL ऑब्वियसली ग्रेजुएशन पे होता है, और CHSL जो है कि ये 12th पे होता है। तो CGL में कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें मैथ का पोर्शन जो है हल्का सा थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, बाकी सब सेम होता है। GS का लेवल सेम होता है, और रीजनिंग भी कहीं कहीं सेम ही आती है उसमें। तो आप डेफिनेटली CGL का एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो CHSL और बाकी जो जितने भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, MTS वगैरह। तो आपने कोई इसके लिए कोचिंग वगैरह ले रखा था या सेल्फ स्टडी करते हैं? कोचिंग मैंने शुरू में लिया था इंडिविजुअल, जैसे मैथ सब पढ़ाते हैं भारती सर, तो उसमें लिया था। तो उनका क्या है कि बहुत लंबा चलता था, 1 साल 1.5 साल खिंच जाता था उसमें। तो मेरा पेपर होता था BA का, तो मैं अगर वो देने जाता था तो मेरा छूट जाता था बीच में, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुआ। तो अरिथमेटिक मैंने वहाँ पे कर लिया था, एडवांस थोड़ा छूट गया था मेरा। तो एडवांस मैंने यूट्यूब से और इधर वीडियो गगन सर की वीडियो या राकेश यादव सर की वीडियो देख के वो किया। जैसे आपने भारती सर का मैथ का जो कोचिंग लिया था, तो आपने किसी से पूछा था, यहाँ के लोगों से पता चला कि भारती सर हैं? बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो कैसे? ये है कि मेरे मामा यहाँ पे पहले से प्रिपरेशन करते थे, तो वो उनका जो लेखपाल का SSC का करते थे, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। खैर ये मेंस दिए, कई बार नहीं निकला। बैंक PO का भी दिए एग्ज़ाम, उसमें इंटरव्यू में जाके रह गए। तो उसमें लेखपाल का एग्ज़ाम था उनका यूपी में, तो वो निकल गया। तो 2016-17 में वो लग गए थे, तो वही बताए थे मुझे कि यहाँ पे भारती जी का। हाँ, भारती जी। तो जैसे बात करें इस रूम की, आप इस रूम में रहते हैं, तो आपको कितना रेंट है इसका लगता है? अभी तो खैर थोड़ा सा कम हुआ है रेंट, पहले 3400-3500 रुपये था, अभी 2820 में हुआ था। अभी 3000 के आसपास हमको ये देना पड़ रहा है इसमें। तो ये तो जैसे गोपालपुर है, तो मुखर्जी नगर के काफ़ी नज़दीक है, तो आपको मुखर्जी नगर आने जाने में आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है? या मुखर्जी नगर जाते हैं तो आपको सारे रिसोर्सेज SSC के मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको टाइम वो लगेगा आपको, क्योंकि आप क्लास अगर करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ 10 मिनट लगता है जाने में मुखर्जी नगर यहाँ से, तो इसमें कोई वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अभी लाइब्रेरी वगैरह यहाँ गोपालपुर में भी बहुत सारे खुल गए हैं। अगर आप कोचिंग कर ले रहे हैं अब और आपको रूम पे बैठ के प्रिपरेशन करना है, तो कई लड़के हैं कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। तो आपने किया है? हमने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। ऐसा क्यों? आप रूम पे बैठ के भी तो पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी रूम में क्या आपको लगा, हाँ लाइब्रेरी मुझे क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? हाँ, इसमें यह है कि आप अगर रूम में 2 लोग तो मिनिमम रहते ही हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप रूम पे पढ़ नहीं पाते हैं, या अगर और भी रूम वाले हैं तो उनके वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो इस वजह से आप जाके वहाँ पे या तो 12 घंटे का या 6 घंटे का लगा के लाइब्रेरी आप पढ़ सकते हैं। तो बात करें जैसे 1 महीने में आपका कितना खर्चा आ जाता है पूरा मिलाएं, खाना है, बुक्स है, जो भी चीज़ें हैं? 1 महीने में मेरा तो मुश्किल से 6000 तक पहुंचता है, क्योंकि रूम 3000 है, तो इसमें 2 लोग रहते हैं तो 1500, बाकी सब खाना पीना ये सब लेके 5-6 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो बात करें आपके टाइम स्लॉट की, अपनी स्टडी को आप कैसे मेंटेन करते हैं अपने टाइम के साथ? हाँ, तो जो टाइम टेबल बनाने का है सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मेरा जो है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ और रात को 2 बजे सोता हूँ। तो सुबह 8 बजे उठ के सबसे पहले मैं जो इंग्लिश वोकैब वगैरह पढ़ता हूँ। इंग्लिश का जो टाइमिंग है मेरा सुबह 8 से 12 बजे तक, ठीक है। 8 से 11:30 बजे के बाद हम खाना बनाते हैं, उसमें थोड़ा 1-1.5 घंटा टाइम लगता है। और उसके बाद से अपना फ्रेश वगैरह होके नहा धो के 2 बजे निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो लाइब्रेरी में हम रहते हैं 2 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। कभी कभी 7:30 हो जाता है। उसके बाद आते हैं रूम पे, तो 8 बजे से हम लोग खाना बनाते हैं और
2 घंटे मिनिमम लग जाते हैं खाना बना के खाने में। तो 10 बजे तक हम लोग खाना बना के फ्री हो जाते हैं। फिर 10 साढ़े 10 बजे बैठते हैं और उसके बाद से जो रात का टाइम है उसमें रिवीजन करना और साथ साथ जीएस का जो है जीएस पढ़ना करते करते 1-2 बज जाता है। और उसके बाद हम 2 बजे सोते हैं और 6 घंटे की नींद लेते हैं, 8 साढ़े 8 बजे उठ जाते हैं। जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं, दिल्ली आना चाहते हैं या एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो फ्रेशर हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? दिल्ली आना कितना ज़रूरी है, घर पे रह के कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अगर घर पे रह के कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। और अगर आपको घर पे माहौल नहीं बन पा रहा है तो हाँ, आप कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली आएँ, आप कहीं भी किसी शहर में जाके जहाँ पे माहौल हो पढ़ाई का, वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, और ये सब माहौल के लिए अच्छी जगह है।